हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, पदार्थ क्या होते हैं। आज हम उससे आगे उनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम तापमान या टेम्परेचर को अगर बदलते हैं तो पदार्थ की अवस्थाओं में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है। इस बीकर में हमने क्या किया है कि थोड़ा बर्फ़ रखी है, बर्फ़ डाल दी है और नीचे से हमने एक बर्नर जला रखा है, आग जला रखी है। तो जैसे ये जो बर्फ़ है, इसका जो टेम्परेचर अभी यहाँ पर है, जो इस बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तापमान जो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस पर वो जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है। तो बहुत ठंडी बर्फ़ है तो उससे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर, यानी माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर है बर्फ़ का। अब हमने जैसे ही इस पर आग जलाई, तो आग जलाने के बाद जैसे ही टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर उसको केल्विन में हम मापते हैं तो 273.15 है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। यानी तापमान जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे गया तो ये बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट हो गई, पानी में बदल गई। तो यहाँ पर क्या है कि चित्र हमने लिखा है कि चित्र ए में बर्फ ठोस अवस्था में थी, उसको गर्म किया गया तो ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, जो गर्मी है, गर्मी को ऊष्मीय ऊर्जा है के कारण बर्फ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ गई। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ठोस के जो है कण होते हैं, ठोस के जो आपस में ये कण आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ठोस का एक कण है, दूसरा कण है, तीसरा कण है, बहुत सारे कुछ कणों को बनाने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है। तो ये जो ठोस के कण हैं, तो इनके कणों के बीच जो ये आपको लाइनिंग दिख रही है, इसको अगर हम आकर्षण बल एक मान लेते हैं तो इस आकर्षण बल को उनने क्या कर दिया, वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। जिस कारण क्या होगा कि ये ठोस के कण अपने स्थान छोड़ करके वहां से मूवमेंट करने लगे, वहां से गति करने लगे। तो इनके बीच जैसे ही आकर्षण बल कम हुआ तो इनके बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ गई, यानी कण जो है गति करने लगे। जिस कारण क्या हुआ, वो ठोस जो है अपने एक स्ट्रक्चर के रूप में बधा हुआ था, क्योंकि हमने ठोस अवस्था पदार्थ की पढ़ी थी कि उसका निश्चित आकार होता है और उसका निश्चित आयतन होता है और स्थिर अवस्था। अब इसका निश्चित आकार नहीं रह पाएगा, क्योंकि ठोस कणों की गति ऊर्जा बदल गई, उनके बीच का आकर्षण बल जो है कम वीक हो गया, आकर्षण बल कम हो गया, जिससे उसे कणों ने अपनी जगह छोड़ दी। अब वो कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे ऐसे करके मूवमेंट, उनका काफी जो है तेज मूवमेंट हो गया, जिस कारण वो पानी द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया, द्रव अवस्था में वो बदल गया। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम ठोस में, किसी भी ठोस में उसका तापमान हम बढ़ा रहे हैं, तापमान बदल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ाने पर उसकी अवस्था बदल जा रही है, पदार्थ की अवस्था को बदला जा रहा है, बदला जा सकता है। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, जिसको हम गलनांक कहते हैं। कि गलनांक क्या है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघल करके द्रव में बदल जाता है, न्यूनतम ताप की बात की गई है यहाँ पर। न्यूनतम ताप मतलब जैसे ही वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस जो है द्रव अवस्था में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो उस न्यूनतम ताप की बात की गई है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है, उस ठोस का गलनांक आता है। देखिए, ठोस नहीं लिखना है वहां पर, उस ठोस की बात की गई है। एक पर्टिकुलर ठोस लिया गया है, कोई पर्टिकुलर ठोस पदार्थ लिया गया, जैसे हमने यहाँ पर बर्फ लिया है। तो बर्फ जिस तापमान पर द्रव अवस्था में बदलने लगेगी, वह तापमान बर्फ का गलनांक कहलाएगा। हमने यहाँ पर देखा था कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन पर जो है पानी में बदला है। तो इसका मतलब बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन है। तो इसीलिए ये परिभाषा क्या बनी कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है,
उस ठोस का जो है वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ऐसे ही बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 273.15 केल्विन है, क्योंकि केल्विन भी तापमान की जो है ऐसा ही यूनिट है, सही यूनिट है। दूसरी प्रॉपर्टीज हमको क्या मिलती है, देखिए अब इसी चीज से एक चीज और निकल के आती है बच्चों, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या है, देखिए हमने जो है एक बीकर लिया है, उसमें बर्फ रखी है, नीचे से एक बर्नर है और ये आपको आग जलती हुई इसमें दिख रही है, और सेकंड वाले डायग्राम में भी आपको ऐसा ही कुछ दिख रहा है। पहले वाले डायग्राम में और क्या दिख रहा है, एक बीकर लिया है, हमने उसमें बर्फ डाली है, हमने उसमें क्या डाली है, बर्फ डाली है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बर्फ डाली है। तो अब उसमें एक थर्मामीटर भी लगा रखा है, थर्मामीटर भी रखा है, और तापमान, थर्मामीटर क्या, तापमान, अब थर्मामीटर क्या करेगा, तापमान को बताएगा। जब इस बर्नर में आग जल रही है और बर्फ में जो आग हमने लगाई, तो यहाँ पर तापमान क्या था, स्टार्टिंग की बात है ये, तो यहाँ पर जो तापमान था, इस बर्फ का जो तापमान था, तो वो था 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। अब यहाँ पर जब 273.15 केल्विन है, इसका मतलब ये हल्का सा पानी में कन्वर्ट होने लगी है बर्फ। किस में कन्वर्ट होने लगी है, पानी में। पूरी बर्फ नहीं बदली है, थोड़ा बर्फ जो है पानी में बदल गई। अब जब टेम्परेचर देखिए, अब आग कंटिन्यू जल रही है, जब आग कंटिन्यू जल रही है तो अगले में भी टेम्परेचर उतना ही है, कांस्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन ही है। यहाँ बर्फ पहले वाले डायग्राम की अपेक्षा सेकंड वाले डायग्राम में काफी अधिक मात्रा में पिघल चुकी है, और इसमें पानी ज्यादा हो गया है, और आग कंटिन्यू जल रही है। इसका मतलब आग तो हमने ऊष्मीय ऊर्जा तो हम देते जा रहे हैं उसको, वो ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जा रही है, जब टेम्परेचर थर्मामीटर बढ़ा ही नहीं रहा है इसका, तो तापमान जब बढ़ ही नहीं रहा है, तो जब हम गर्मी दे रहे हैं वो कहाँ गायब हो जा रही है। सोचने की बात है ना। पहले वाले डायग्राम में हमने देखा कि जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था या 273.15 केल्विन था, उस पर बर्फ हल्की सी पिघलनी शुरू हुई थी, क्योंकि अपने गलनांक तक जो पहुंच गया था, क्योंकि बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम कंटिन्यू हमारा आग नीचे से जल रही है, ऊपर को कंटिन्यू आग जल रही है, तो सेकेंड वाले डायग्राम में क्या दिखता है हमको कि बर्फ बहुत कुछ गल चुकी है, थोड़ा सा बर्फ बची है, ज़्यादा पानी में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन जो थर्मामीटर इसमें हमने डाला था, वो थर्मामीटर टेम्परेचर को बदल नहीं रहा, वह टेम्परेचर को उतना ही बता रहा है जितना पहले में बता रहा था। इसका मतलब जो नीचे से अग्नि जल रही है, जो आग जल रही है, उसकी गर्मी कहाँ गई, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ गई। और ये प्रोसेस कब तक 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा, जब तक ये पूरी बर्फ ना बदल जाए पानी में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ऊष्मा है वो गायब हो जा रही है, बीच में ही कहीं रह जा रही है। उसी जो बीच में जो गायब हो जा रही है जो ऊष्मा, वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब गुप्त यहाँ पर एक चीज है कि टेम्परेचर जो तो हमारा नीचे से कांस्टेंट है, थर्मामीटर उतना ही बता रहा है, लेकिन हमने नीचे से टेम्परेचर उसको दिया है, हीट अप किया है। लेकिन जो वायुमंडलीय दाब है, जो हम जिस वायुमंडलीय दाब को नहीं बदला जा रहा है। वायुमंडलीय दाब का मतलब जिस वायुमंडल में जहां पर भी ये प्रयोग हम कर रहे हैं, वहां पर जो हवा का दबाव है वो बराबर बना हुआ है, कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है। यानी हम अगर इस प्रयोग को ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी तराई में प्रयोग कर रहे हैं और पहाड़ में प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पर वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अगर हल्द्वानी के अंदर बैठे हैं तो हम वहीं पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हम अल्मोड़ा में बैठे हैं वहीं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम किसी अन्य सिटीज़ में इंडिया में बैठे हैं तो वो एक ही जगह पर है और वहाँ पर हम उसी समय में उस प्रयोग को कर रहे हैं। यानी वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है हमारा सेम है, वायुमंडलीय दाब हमने कन्वर्ट चेंज नहीं किया। तो इसीलिए लिखा गया है परिभाषा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, अब वो ठोस कोई भी हो सकता है, यहाँ पर बर्फ हमने लिया है, यहाँ पर कोई भी ठोस हो सकता है। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, जितना उसका गलनांक होगा, जैसे यहाँ पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितने को, 1 किलोग्राम ठोस को, कम कम ठोस नहीं, अब 1 किलोग्राम ठोस को पूरे को जो है द्रव में बदलना है, और उसके गलनांक पर, क्योंकि टेम्परेचर उतना ही रहेगा। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे इसके बारे में बताएंगे। अब इसी से बच्चों मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है। वो क्वेश्चन क्या दिया है कि 273 केल्विन तापमान पर जल एवं 273 केल्विन तापमान पर बर्फ में से अधिक शीतलता का प्रभाव किसमें होगा? अधिक शीतलता का प्रभाव किसमें होगा? यानी जब अब टेम्परेचर कितना है, बर्फ का तापमान भी 273 केल्विन है और जल का तापमान भी 273 केल्विन है, तो दोनों में से ज्यादा ठंडा, अधिक शीतलता मतलब ज्यादा ठंडा किसमें लगेगा और क्यों लगेगा, ये आपको सोचना है इसके बारे में। और कहीं से भी आपको किसी रेफरल बुक का या कहीं से किसी का सहारा नहीं लेना। जो मैंने पढ़ा है इसी से सोचना है, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप मुझे जैसा आपको आंसर आता है रफ कॉपी में, इस प्रश्न का आंसर रफ कॉपी में लिखें, वैसा ही आंसर आप मुझे रफ कॉपी में लिख के दिखाएंगे और उसके बाद उसको करेक्ट करेंगे। ईमानदारी से करना है कि ईमानदारी का काफ़ी ध्यान देना है कि मैंने जो कहा है वो आपको अपने ईमानदारी से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि मुझे सर को दिखाने के लिए कहीं से आपने लिख लिया उसका आंसर और मेरे को दिखा दिया, ऐसा नहीं करना। जो आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको समझ में आ रहा है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसका आंसर जो है रफ कॉपी में करके दिखाएंगे। केवल इस प्रश्न का आंसर रफ कॉपी में। इसके अलावा जो मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, इसके अदर्स की जो पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो पीडीएफ जो भी आपको नोट्स भेज रहा हूँ उसको फेयर कॉपी में करेंगे। केवल इस प्रश्न को फेयर कॉपी में तब करेंगे जब आप मुझे इसको दिखा लेंगे एक बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट डे हम एक अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं कि इसके आगे जो टॉपिक है कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो तापमान की इकाइयां हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनको आपस में बदला किया जाता है। यानी अगर सेल्सियस में तापमान दिया तो केल्विन में कितना होगा और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तब भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर में सीधे क्वेश्चन सीधे पूछ लेंगे। थैंक यू।